नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, तो फ्रेंड्स उस सीरीज का यह 9th क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने 8th क्लास तक नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह का रेगुलर अपडेट मिलती रहे। यह सीरीज जो है फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट एग्जाम आईटीआई के होने वाले हैं फिटर ट्रेड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो जो है आपका एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसीलिए आप अगर आईटीआई की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी है ना, तो ऑल टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को आज कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन पेपर का पार्ट है जिसमें हम लोग 2017 जनवरी फरवरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के। तो इस क्वेश्चन पेपर का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बच गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देखें ताकि आपका ये सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो सके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन जो कि हमने 2 पार्ट में 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका था और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 31 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। देखिए बोला गया है 31 नंबर क्वेश्चन कि द कॉज ऑफ ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज। फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद ही यहाँ पे आंसर देना है। द कॉज ऑफ ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी फ्रेंड्स देखिए ग्राइंडिंग व्हील को ग्लेजिंग होने का सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण कारण क्या है, यानी कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो ग्लेजिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा ग्लेजिंग होता है वो ग्लेजिंग क्या होता है। तो जब ग्राइंडिंग व्हील हमारा काटना बंद कर देता है, यानी कि वो उनकी जितने भी एब्रेसिव की कणें होती हैं वो क्या होती हैं, डल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और वो काटना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में वो जो हमारा दोष होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्लेजिंग होगा, है ना। तो ग्लेजिंग दोष होने का कारण क्या है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रेन साइज टू फाइन, क्या ग्रेन साइज जो है वो पूरा फाइन होगा, या व्हील इज हार्ड, या व्हील जो है हमारा हार्ड होगा, या व्हील स्पीड इज टू फास्ट, यानी जो हमारी व्हील है वो अधिक फास्ट रनिंग कर रही है, या बोथ ए और बी, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपका ग्राइंडिंग व्हील क्या हो, एकदम अधिक फाइन हो और उसकी जो व्हील होती है वो हार्ड होती है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेज कर जाती है, यानी चमकदार हो जाती है और बहुत जल्दी हमारा एब्रेसिव की कणें क्या होती हैं, वो घिस जाती हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी होगा, यानी ग्रेन साइज टू फाइन एंड व्हील इज हार्ड। क्लियर। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है ना।
देखिए फ्रेंड्स, मेंटेनेंस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस होती क्या है ना। तो मेंटेनेंस क्या होता है, जब आप किसी मशीन को यूज करते हैं प्रतिदिन, तो अगर आप उस मशीन को कंडीशन में नहीं रखते हैं, उस मशीन को अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो वो मशीन क्या है, आपका ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। इसीलिए हमें मशीनों को अधिक से अधिक मरम्मत करनी चाहिए ताकि वो हमारी मशीन कंडीशन में बनी रहे। तो यही मेंटेनेंस होता है फ्रेंड्स, कि मशीन को ब्रेक डाउन होने से पहले हम क्या करते हैं, दो कंडीशन में मेंटेनेंस करते हैं। एक मेंटेनेंस होता है कि मशीन को खराब होने से पहले हम उसका मेंटेनेंस कर देते हैं, है ना, और एक ये होता है कि प्रतिदिन मेंटेनेंस किया जाता है। तो हमारी कितनी प्रकार की मेंटेनेंस हो गई, उसको हम अभी जस्ट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात किया कि जो मेंटेनेंस होता है ना, मशीन को क्या, मशीन जो होती है ना, मशीन को कंडीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं। यानी अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपका मशीन ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और मशीन क्या हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको लुब्रिकेशन वगैरह देते हैं, है ना, ताकि वो फ्रिक्शन लेस रहे और हमारा मशीन क्या हो, अधिक से अधिक समय तक काम करता रहे और उसकी एक्यूरेसी भी बनी रहे, है ना। तो देखिए, ये होता है आपका मेंटेनेंस है। अब देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की, देखिए फ्रेंड्स, वीडियोस तो लंबा हो जाएगा, लेकिन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक करते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है, यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका रूटीन मेंटेनेंस। क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस। देखिए, रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस में हम प्रतिदिन किसी भी मशीन के पार्ट्स को सर सफाई करते हैं यूज करने से पहले और उसमें लुब्रिकेशन डालते हैं। यानी कि कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करें कि उस मशीन को सर सफाई करें और जो पार्ट्स खराब है और उस पार्ट्सों को उसको बनाने का प्रयास करें। तो ये हमारा होता है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस करता प्रतिदिन मशीन की कंडीशन को जांचना, हमारी मशीन सही है या नहीं है, उसके बाद ही उसको स्टार्ट करके काम करना। ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा रूटीन मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यह मेंटेनेंस होता है जिसमें कि मशीन के पार्ट्स को खराब होने से पहले उसको मेंटेनेंस सेक्शन में ले जा करके उसका पार्ट्स को रिपेयर करना, वो हमारा क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। बात समझ में आ रहा है, हमारी मशीन खराब अब समझिए कि होने वाली है, तो खराब होने से पहले ही, है ना, खराब होने से पहले, ब्रेक डाउन होने से पहले उस मशीन को क्या करेंगे, मेंटेनेंस सेक्शन में लेके चले जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे आप लोग बाइक वगैरह लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि भाई उसका क्या करना है, तो बाइक को मेंटेनेंस करने के लिए आप क्या उसको सर्विसिंग वगैरह कराते हैं, है ना। तो क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। अब बाइक पूरी तरह से खराब हो जाती है तब आप उसका जाके सर्विसिंग कराते हैं क्या, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। अब जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्ट करने से पहले आप उसको मेंटेनेंस देखते हैं कि हाँ उसमें ऑयल है कि नहीं, कहाँ पे कौन सी पार्ट्स खराब है, इस तरह से आप एक्टिविटीज वहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये तो आपका रूटीन है ना, रूटीन मेंटेनेंस है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ब्रेक डाउन होने से पहले, है ना, मशीन को ब्रेक डाउन होने से पहले हम उसका रिपेयर करें रिपेयरिंग सेक्शन में ले जा करके, तो ये हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, है ना। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन को समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि द ओवरऑल लुब्रिकेशन एंड रिपेयर वर्क कैरी आउट बाय मेंटेनेंस सेक्शन इन एडवांस ऑफ मशीन कमिंग टू ब्रेक डाउन। यानी कि ब्रेक डाउन होने से पहले आप मेंटेनेंस सेक्शन में ले जा करके मशीन को, है ना, ओवरऑल लुब्रिकेशन रिपेयर वर्क, यानी कि उसकी पूरी तरह से
लुब्रिकेशन कर दिया जाता, ओवरऑल लुब्रिकेशन, सारे पार्ट्सों को खोल करके सारी भी पार्ट्सों में लुब्रिकेशन को लगाना, है ना। तो यानी कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है और रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने बहुत अच्छे से समझा फ्रेंड्स कि ब्रेक डाउन होने से पहले, मशीन को खराब होने से पहले हम उसको क्या करते हैं, रिपेयर करवा देते हैं, तो वो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाएगा। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, यूज करने से पहले, किसी मशीन को प्रयोग करने से पहले उसका सर सफाई करना, उसके सारे पार्ट्सों को देखना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा रूटीन मेंटेनेंस में, है ना। इसीलिए आपका 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि द ओवरऑल लुब्रिकेशन एंड रिपेयर वर्क कैरी आउट बाय मेंटेनेंस सेक्शन इन एडवांस ऑफ मशीन कमिंग टू ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन होने से पहले किसी भी मशीन के सारे पार्ट्सों को ओवरऑल रिपेयर करना और उसमें लुब्रिकेशन वगैरह देने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। फ्रेंड्स के हमने पहले ही बताया कि वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप लोग पेशेंस रख के समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसी के साथ अब हम चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग। फ्रेंड्स बोला है कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोला है ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। तो देखिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग करते हैं स्मॉल डायामीटर होल को करने के लिए। ये डायरेक्टली यहाँ पे याद रखिएगा, क्या, स्मॉल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, स्मॉल डायामीटर होल्स, यानी स्मॉल डायामीटर के होल को स्क्रैपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इसी के साथ अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। बोला है कि काउंटर बोरिंग इज डन टू, यानी कि काउंटर बोरिंग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो टू मेक सीट फॉर चीज हेड स्क्रू, क्या चीज हेड स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन बी टू मेक सीट फॉर सॉकेट हेड स्क्रू, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू मेक सीट टू सॉकेट हेड स्क्रू, यानी कि सॉकेट हेड स्क्रू को हम लोग स्थान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रू इस तरह का रहता है ना, तो इस स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए कुछ इस तरह का हम होल कर देते हैं, क्लियर, ताकि ये कंप्लीटली इसमें आकर सीट प्रदान कर सके और ये बैठ सके। तो इसको हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। यानी ऐसे काउंटर बोरिंग का जो डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि किए गए ड्रिल किए गए छिद्रों में किसी निश्चित गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। यानी कि ड्रिल किए गए होल को किसी निश्चित स्थान तक, किसी दिए गए गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया हमारा काउंटर बोरिंग कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि टू मेक सीट फॉर सॉकेट हेड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू को क्या करने के लिए, बैठाने के लिए हम वहाँ पे काउंटर बोरिंग करते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है फ्रेंड्स। बोला है कि सेलाक बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय, यानी कि सेलाक बॉन्ड जो है वो किससे रिप्रेजेंट हम करते हैं, सेलाक बॉन्ड को। तो सेलाक बॉन्ड को हम बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसको, बेकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी हम सेलाक बॉन्ड को जानते हैं। तो यहाँ पे सेलाक बॉन्ड को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा सेलाक बॉन्ड, है ना। सेलाक बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय, सेलाक बॉन्ड को हम यहाँ पे
सेलाक बॉन्ड को हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपसे सिलिकेट का पूछ दे तो सिलिकेट को हम एस से करते हैं, रेजिनाइड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रिटिफाइड को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ, सेलाक बॉन्ड को हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो देखिए कहाँ से बनेंगे। अगर आपसे पूछेगा सिलिकेट का तो सिलिकेट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिनाइड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सेलाक की बात करें तो यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रिटिफाइड को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा सेलाक के लिए? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं सेलाक बॉन्ड को। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? हाँ, अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि द फिलर गेज इज यूज फॉर, यानी फिलर गेज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए है एडजस्ट द पार्ट फॉर प्ले, यानी किसी भी पार्ट्स को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद चेकिंग गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स, है ना। और उसके बाद चेकिंग रेडियस ऑफ जॉब, उसके बाद है चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ होल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, यानी कि चेकिंग गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स, यानी किसी भी मैचिंग पार्ट्स के बीच को क्लियरेंस को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलर गेज का यूज करते हैं, है ना। यानी कि फिलर गेज को हम क्लियरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसीलिए हम किसी भी मैचिंग पार्ट्स के बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फिलर गेज से हम मापते नहीं हैं, फिलर गेज से हम किसी भी पार्ट्स को क्या करते हैं, चेक करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेकिंग गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट्स। क्लियर हुआ। अब चलिए यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स पूछा है कि द ड्रिल होल गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यू टू, यानी कि देखिए बोल रहा है कि आपका जो ड्रिल है, ड्रिल जो है वो क्या हो जा रहा है, सेंटर से अलग चला जा रहा है। जब आप ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग प्रक्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ड्रिल जो है जहाँ पे आप ड्रिल करना चाहते हैं उस सेंटर से वो दूर चला जा रहा है। जब दूर चला जा रहा है तो उसका कारण क्या है, तो फ्रेंड्स उसका कारण होता है ऑप्शन सी, सेंटर पंच मार्क नॉट बी लार्ज एनफ टू गिव प्रॉपर सीट टू द सिजल एज ऑफ ड्रिल। देखिए यहाँ पे ये कहने का अर्थ यही है इसका कि जो आप सेंटर पंच यूज करते हैं, हम लोग सेंटर पंच का यूज कहाँ करते हैं, ड्रिल के पॉइंट को स्थान प्रदान करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि नोट विंग लार्ज एनफ टू गिव प्रॉपर सीट टू द चिजल एज ऑफ ड्रिल, यानी कि ड्रिल का जो चिजल एज है वो प्रॉपर यानी पूरी तरह से क्या है, वो सेंटर पंच के जहां पे पंच किया गया है उसके पॉइंट में अच्छी तरह से नहीं बैठ रहा है। यानी कि जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है ना, ड्रिल का पॉइंट एंगल जो है वो पंच किए हुए सेंटर पंच के पॉइंट एंगल में अच्छी तरह से नहीं सीट कर रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ड्रिल वो अलग चला जाएगा, यानी सेंटर से आउट हो जाएगा, है ना। सेंटर से क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर पंच को थोड़ा सा और गहराई से पंच करना पड़ेगा, तभी हमारा ड्रिल क्या होगा, इसमें आकर सीट करेगा, यानी कि इसमें बैठेगा। क्लियर। तो वही आपका हो गया कि सेंटर पंच मार्क नोट बीइंग लार्ज एनफ टू गिवन प्रॉपर सेट टू चिजल एज ऑफ ड्रिल, यानी कि जो पंच का पॉइंट है उसमें आपका ड्रिल का जो चिजल एज है वो अच्छी तरह से नहीं बैठ पा रहा है, इसीलिए आपका जो है वो ड्रिल होल गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यू टू,
यानी कि आपका जो ड्रिल का जो होल है वो सेंटर से क्या चला जाएगा, आउट हो जा रहा है। क्लियर, आउट तो एकदम होना ही होना है। अगर आपका ड्रिल का पॉइंट एंगल सेंटर पंच के पॉइंट में नहीं अच्छे से बैठेगा तो वो तो भाग ही जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अ शॉर्ट रिमर विथ एन एक्सियल होल यूज विथ आर्बर और मैंड्रल इज कॉल्ड। यानी कि पूछा है कि अ शॉर्ट रिमर विथ, यानी कि शॉर्ट रिमर विथ एन एक्सियल होल, यानी कि शॉर्ट रिमर का प्रयोग है ना विथ एन एक्सियल होल, यानी कि एक्सियल होल के साथ यूज विथ आर्बर मैंड्रल इज कॉल्ड। यानी कि वैसा कौन सा रिमर है, वैसा कौन सा शॉर्ट रिमर है ना, जो एक्सियल होल बनाता है और उसका हम प्रयोग किसके साथ करते हैं, आर्बर और मैंड्रल के साथ करते हैं। तो उस रिमर को हम क्या कहते हैं, तो उस रिमर को हम बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि सकिंग रिमर। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि साइड वे ऑफ मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट बाय। यानी कि जो साइड वे होता है, साइड वे यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, ये स्लाइड वे होगा, है ना। यहाँ पे साइड वे दिया है, ये गलत है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, है ना, स्लाइड वे होगा। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है वो स्लाइड वेज होगा, है ना। तो स्लाइड वेज जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा स्लाइड वेज ऑफ अ मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय। जो स्लाइड वेज होती हैं, है ना, जो स्लाइड करके हमारा जो स्लाइड करने वाली जो वेज होती है उनमें फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी से लुब्रिकेशन करने का जो प्रक्रिया है हम वो क्या है, तो वो है आपका फ्रेंड्स क्या है, वो आपका ऑयल कैन है। यानी ऑयल कैन की सहायता से हम जल्दी से लुब्रिकेशन कर सकते हैं किसी भी स्लाइड वे मशीन में, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब इसी के साथ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडर होल बेसिक सिस्टम इज क्लियरेंस फिट। यानी कि जो आपका बेसिक सिस्टम है होल, देखिए फ्रेंड्स दो सिस्टम होते हैं, एक होता है शाफ्ट बेसिक सिस्टम, एक होता है होल बेसिक सिस्टम। तो होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि होल का साइज कांस्टेंट रखता है और शाफ्ट के साइज में हम वेरिएशन देते हैं, है ना। और शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होता है कि शाफ्ट के साइज को हम लोग स्थिर रखकर होल के साइज में हम वेरिएशन करते हैं, है ना, उसके लिमिट्स में छेड़छाड़ करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया कि बेसिक यानी कि होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि होल का साइज स्थिर रखते हैं और शाफ्ट में वेरिएशन करते हैं, और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट का हम यहाँ पे साइज को स्थिर रखते हैं और होल में वेरिएशन देते हैं। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है जो कि होल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम बता रहे हैं कि आपको याद रखिएगा कि जो होल बेसिक सिस्टम होता है, होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है, होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक होल के लिए, है ना। हमें बैक जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि होल बेसिक सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और शाफ्ट बेसिक सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल बेसिक सिस्टम को कैपिटल एच से और शाफ्ट बेसिक सिस्टम को हम यहाँ पे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो होल बेसिक किसके लिए, कैपिटल एच, और शाफ्ट के लिए हम स्मॉल एच का यूज करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैपिटल एच जिसमें है ना, वही हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी होल बेसिक से होगा, ठीक है।
अब उसके बाद हमको देखना पड़ेगा शाफ्ट का। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो क्लियरेंस फिट होता है वो क्या होता है। क्लियरेंस फिट हमेशा हमारा क्या होगा, शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, होल का साइज शाफ्ट के साइज से अधिक होता है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, क्लियरेंस फिट होता है। और अगर आपका शाफ्ट का साइज जो है होल के साइज से बड़ा है तो वहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। दो कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक होता है क्लियरेंस फिट होता है, एक होता है आपका इंटरफेरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होगा तो क्लियरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस की बात करें तो शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। क्लियर। और इसी कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी जो है आपका यहां से राइट होगा। कैसे, 25 हमारा बेसिक साइज है और कैपिटल एच जो है होल को रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल H7 है ना, क्या है, होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और G11 जो है फ्रेंड्स देखिएगा ए से लेकर जी तक जो भी हमारे यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन आएंगे वो क्या होते हैं, वो हमारा होता है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो G11 है तो G11 हमारा क्या हो जाता है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आपको पूरी से समझ में आ गया। होल बेसिक सिस्टम भी हम आपको बता दिए, शाफ्ट बेसिक सिस्टम भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो फंडामेंटल डेविएशन होता है बेसिक होल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, और स्मॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शाफ्ट के बेसिक साइज को। क्लियर। और क्लियरेंस फिट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि क्लियरेंस फिट किसको कहते हैं और इंटरफेरेंस फिट किसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम दूसरे वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि और इसमें से 10 क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको हम अच्छे से समय लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।